अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमेरिका ईरान कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान मरकजी सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता हुआ है। व्हाइट हाउस ने बड़े राबते की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राबता हुआ है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात रवां हफ्ते इस्लामाबाद में शुरू होंगे। इसराइली हुक्काम ने दावा किया है कि मुज़ाकरात में तेहरान की नुमाइंदगी स्पीकर बाकेर, अमेरिका की JD वेंस, विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका ने एक तरफ मुज़ाकरात का दावा किया है तो दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिका के ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले क्यों जारी हैं? क्या यह हमले अमन की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश नहीं है? दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मिसाइल हमलों की 78वीं लहर का आगाज कर दिया है। इसराइल का दिफाई निजाम ईरानी हमलों के सामने बेबस नजर आ रहा है और बड़ी तादाद में ईरानी मिसाइल इसराइल में क़यामत ढा रहे हैं। ईरान ने इसराइल के एटमी मरकज देमूना को निशाना बनाया है, जिसमें दर्जनों इसराइली जख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। अमन के लिए अमेरिकी सदर ईरान की 6 मुतालिबात तस्लीम करेंगे। अमेरिकी सदर को पिस्पाई की दलदल से राह फरार मिलेगी। क्या मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन वापस आएगा? सवालात बहुत से हैं। इनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ेंगे। तो इस पैनल के हवाले से आपको बताते चले, हमारे साथ एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं। उनके साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान मौजूद हैं। और इसी हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे खालिद चिश्ती साहब से। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, मामलात बन क्या रहे हैं? हम एक ओवर व्यू लेना चाहेंगे सारी सूरत हाल का, फिर उसके बाद मजीद गुफ्तगू आगे करते हैं कि सर ये क्या वाकई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? क्योंकि एक जानिब हमले, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बात। क्या ये मुज़ाकरात की आड़ में ट्रंप साहब मजीद वक्त गेन करने की कोशिश कर रहे हैं? हो क्या रहा? बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने इनवाइट किया। आपका देखिए, बुनियादी तौर पर जब इस तरह की जंग होती है तो आप अपने अपने वॉर ऑब्जेक्टिव लेके जाते हैं। और अमेरिका जब अपने ऑब्जेक्टिव लेकर अमेरिका जंग में उतरा था और जाहिर है बैक किया था पूरा इसराइल ने, तो एक ऑब्जेक्टिव थे जो शिफ्ट होते रहे। बाद में हम सब ने देखा कि उनकी क्लैरिटी ही नहीं थी कि वो रजीम चेंज चाहते हैं, फुट ऑन ग्राउंड चाहते हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या एनरिचमेंट को खत्म करना चाहते हैं, मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट करना चाहते हैं, या उनकी एयरफोर्स नेवी को तबाह करना चाहते हैं। तो वो गोल पोस्ट वो चेंज करते रहे। और ईरान ने सरप्राइजिंगली जाहिर है कम बैक किया, अपने आप को रिस्ट्रेन किया। ऑब्वियसली इसके बावजूद कि उनकी सस्टेन किया, उन्होंने अपने सर्वाइव किया और एक प्रोहिबिटिव प्राइस अपने कद के हिसाब से ज्यादा इंपोज करने में कामयाब। मैं कद इसलिए नहीं कह रहा कि उनका छोटा है, लेकिन 47 साल से सैंक्शंस है उस मुल्क पर। बिल्कुल उसकी ऑयल की एक्सपोर्ट दुनिया में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। 4% है शायद दुनिया के तेल का हिस्सा, वो भी सिर्फ 1.38 बिलियन जो बैरल है वो रोजाना की बुनियाद पर वो सिर्फ चीन को दे पाता था, जो उसका 80% एक्सपोर्ट थी, और चाइना की सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करती थी। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जब आप इस तरह के प्रोसेस से गुजरते हैं, और खासतौर पर ईरान जैसा मुल्क जिसने सस्टेन करके अपने आप को प्रिजर्व किया, जिस मैंने कहा था उसने सर्वाइव किया, तो उसकी निगोशिएशन पोजीशन बेहतर होती गई। और अक्सर मैं कहता हूं कि जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वो पावर टू बार्गेन होती है। यानी अमेरिका ने हर्ट किया, लेकिन कम बैक करके ईरान ने भी इसराइल को, मिडल ईस्ट के मुल्कों को और अमेरिका की इंटरेस्ट जहां जहां थी उनको भी हर्ट किया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि नेगोशिएशन में जो शरायत होती हैं, नेगोशिएशन 6 शरायत हो या 20 हो, आप एक एंटर जाते हैं एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज कंपेयर जो चौथे हफ्ते ईरान की पोजीशन लाइकली थी जो दुनिया ने एस्टिमेट किया था, उससे कहीं बेहतर ईरान की इस वक्त पोजीशन है। तो जब टेबल पर आते हैं तो उस वक्त जाहिर है कॉम्प्रोमाइज ले देकर होता है। पाकिस्तान की बहुत एडवांटेज पोजीशन है। हमें उम्मीद और दुआ है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान ये क्रेडिट लेने में भी जाहिर कामयाब हो कि हमने एक पीस की तरफ ना सिर्फ एक स्टेबलाइजिंग फोर्स अपने खित्ते में है, ग्लोबली भी हम एक की प्लेयर साबित हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और जो चीज़ जिसके हवाले से ये जो ट्रंप साहब हैं, इनका एक यूं लगता है कि मामलात कुछ ऐसे हैं कि इनके ऊपर सुबह के टाइम बात करेंगे, शाम के टाइम उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा। और दूसरी जानिब हम ईरान को देखते हैं, वो भी इस वक्त किसी चीज़ के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। और जो अब लेटेस्ट हमला किया गया है, खासतौर पर डेमोना पे जो हमला किया गया, वो बताया जा रहा है कि वो इसराइल के वहमो गुमान में भी नहीं थे, वो मिसाइल्स जो फायर किए गए हैं। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो प्रेशर है वो क्या अमेरिका और इसराइल पर बढ़ा है कि जिसकी वजह से अब उनकी जानिब से इस किस्म के मुतालिबात और इस किस्म के और जो है मीडिएशन की जानिब जाने की कोशिश की जा रही? जी बिल्कुल बढ़ा है। उसकी वजह यह है कि कोई भी, मेरा नहीं ख्याल, मैं जितने इंटरनेशनली स्ट्रैटेजिस्ट या तजिया निगारों को फॉलो करता हूं, किसी की भी तवक्को नहीं थी कि ईरान ना सिर्फ कम बैक करेगा बल्कि इतनी सीरियस प्राइस जाहिर है इसराइल को भी चुकानी पड़ेगी। वो इसलिए
कि जून का 2025 का जो मैं कैंपेन एनालिसिस भी किया अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के सिलसिले में, तो मैंने देखा कि ईरान के नो डाउट बहुत अच्छी स्ट्राइक्स की, कॉम्बिनेशन से की, लेकिन जितनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी में अब देख रहा हूं ये पिछले कैंपेन में नहीं थी। वो अलग डिबेट है कि उसको कैसे मदद मिल रही है। उसके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है। हम इसको अपनी एविएशन टर्म में कहते हैं बॉम्ब डैमेज असेसमेंट, बीडीए कहते हैं। यानी जहां आपका बॉम्ब गिरा है मुझे पता लगना चाहिए कि मैंने 80% एक्यूरेसी से किया, 90 से या 100% एक्यूरेसी से। वो ईरान को फीडबैक मिल रहा है। वो आपको फीडबैक अगली टारगेटिंग स्ट्रैटेजी यानी आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी करने के लिए बहुत काम आता है। जब मुझे ये पता हो कि बॉम्ब एक्यूरेट नहीं गिरा तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक डेस्परेशन होनी चाहिए। ईरान को एक कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक मिल रहा है, उसकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी एंड टारगेटिंग एक्यूरेसी कहीं बेहतर है 2025 में। और अभी ग्रेजुअली चौथे हफ्ते में जाकर जो उसने प्रोहिबिटिव प्राइस की है खासतौर पर इजराइल पर इम्पोज, वो ऑब्वियसली ये कर रही है। और आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये रियलाइज कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन अमेरिका की जो जो इंटरेस्ट इस एरिया में थी, कुवैत में रडार होगा $1.1 बिलियन का, वो नॉकआउट हो गया। 100 ऑब्वियसली आवर्स के अंदर, 100 घंटे के अंदर 3.87 बिलियन उनका खर्च हो गया। इस वक्त ईरान के ऊपर जंग की जो कीमत है, अगर 1 बिलियन भी रोजाना लगाई जाए तो 42 मिलियन एक घंटे की और $11,000 एक सेकंड की प्राइस निकलती है सर जी। तो आप विजुलाइज कर लें कितनी महंगी है इस वक्त अमेरिका के लिए जंग। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और जो चीज़ है कि जिस तरह से अब ईरान की जानिब से हमले किए गए और उसके जवाब में अब हम ये मामला देखते हैं, लेकिन वहाँ पर हम फिर इजरायली जो वज़ीर आज़म है उनका भी एक स्टांस देखते हैं। इसराइल तो यूं लगता है कि इस जंग को खींचना चाहता है। क्या आप समझते हैं कि वो भी अब मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहता है, या वो फिर इस जंग को कोई ना कोई वो बीच में ऐसा काम करता है कि अगर मुज़ाकरात की कोई राह निकलती भी हो तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है? जी बिल्कुल, ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सदर को शायद बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि ये जंग वो जीत नहीं सकेंगे कम से कम, या अपने लोगों को वॉर ट्रॉफी नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन इजराइल की इंटरेस्ट ये है कि ईरान के ना सिर्फ न्यूक्लियर बल्कि सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी इस हद तक तबाह कर दिया जाए कि वो आने वाले कई दिहाइयों में बजाय वो न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम की तरफ अपने पैसे या इकोनॉमी लगाए, वो सारी की सारी रीबिल्डिंग में लगाए। वो ये इजराइल का मकसद है। इसी वजह से आपने देखा कि ऑयल रिफाइनरीज को, स्टोरेज को पहले हमला किया था कुछ दिन पहले, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सो कॉल्ड कहा कि जी आप ना करें। फिर बिजली घरों को तबाह किया गया, उन्होंने कहा ना करें। ये कोई फेवर नहीं की थी उन्होंने ईरान को कि ना करे। ईरान ने ये डिक्लेयर किया था कि मैं मिडिल ईस्ट के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे जो बिजली घर है उनको तबाह करूंगा, जहां से तकरीबन 815 डीसैलिनेशन प्लांट्स, वाटर डीसैलिनेशन प्लांट की बिजली जाती है। अगर वो डीसैलिनेशन प्लांट का सोर्स वाली बिजली उड़ा दे तो आप 70% तकरीबन पानी की सी वाटर की डिपेंडेंसी सऊदी अरब की है, 85% ओमान की है, 90% कुवैत की है, समंदर के डीसैलिनेशन प्लांट को जो यूज करते हैं ह्यूमन यूज के लिए। तो अगर ये बिजली चली जाएगी तो इमेजिन करेंगे 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल के चौथे दिन कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि सिर्फ यूएई की कैपेसिटी 40 दिनों की है, बाकी तमाम मुल्कों की 4 से लेकर 7 दिन तक है पानी की स्टोरेज। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से जो सालिसी की पेशकश की गई, फिर हमने देखा कि जो है मुलाकात, बातचीत भी हुई ट्रंप से, आर्मी चीफ की, और फिर हम वज़ीर आज़म के हवाले से भी देखते हैं कि वो भी ईरान के साथ नेगोशिएशन में अब एक्टिव नज़र आते हैं। तो क्या लगता है कि यकीनी तौर पर आपने तो कहा कि पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि पाकिस्तान इस मामले को बेहतर करता, लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान जो किरदार अदा करना चाहता है, जो मारूजी हालात हैं, वो क्या इजाज़त देते हैं? क्या ईरान अब जो है वो किसी हद तक वो जा रहा है नरमी दिखाने की तरफ? क्योंकि हमने तो देखा था उनका एक बड़ा एक हार्डन सा एक स्टैंस था कि जिस पर वो अभी तक अड़े हुए हैं। देखिए, ईरान ने लोगों की और अपनी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया अभी तक। चौथा हफ्ता हो गया है, अभी तक वो कॉम्प्रोमाइज या सरेंडर के करीब भी नहीं है। अमेरिका की तो सिर्फ विक्ट्री एक ही कहला सकती थी कि ईरान डिक्लेयर कर दे कि मैंने शिकस्त मान ली। अगर वो ये कर देता तब अमेरिका को हम जीतता हुआ कहते, वो तो हुआ नहीं है। कॉन्सेप्ट सारी जंग का तो था ही यही कि अमेरिका ने अपने टारगेट ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे। तो ईरान ने जो कम बैक किया उसको बहुत बेहतर नेगोशिएशन की पोजीशन मिली है, नंबर 1। क्योंकि जैसे मैंने कहा, पावर टू हर्ट ईरान ने भी शो किया, वही इसकी बेहतर पावर टू बार्गेन हुई है। अब ये तो कोई शक नहीं है कि तमाम ममालिक ने अपनी अपनी कीमत दी है। अमेरिका ने इनडायरेक्टली दी है, तेल की कीमतें बढ़ाकर अपना जिम्मा, उसके जाहिर ब्लेम लिया। मिडल ईस्ट के तमाम जो ममालिक हैं वो जाहिर है इस वक्त शिकार है, टारगेटिंग हो रही है। इजराइल का निशाना बन रहे हैं, इकोनॉमी तबाह हो रही है, ओवरऑल दुनिया की देख लें कहां पहुंचना शुरू हो गई है तेल की प्राइसेस। तो ईरान ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कुर्बानी दी है, तकरीबन 1400-1500 लोग शहीद हो चुके हैं,
इवन स्पोर्ट्स स्टेडियम तक को नहीं छोड़ा जा रहा, बाकी चीजें तो बाद की बात है। बच्चे 160 शहीद कर दिए, बच्चियां शहीद कर दी, तो जी। कीमत तो ईरान ने दी है। आई थिंक ये आइडियल पोजीशन है कि ईरान को एक ऐसी निस्बतन एडवांटेजेस पोजीशन, मैं ओवर इजराइल और अमेरिका नहीं कह रहा, मैं उस डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूं जो शायद 4 हफ्ते की जंग के बाद ईरान को फेस कर सकता था, जी। उससे कहीं बेहतर पोजीशन में अब वो बार्गेन करने की पोजीशन में है। और पाकिस्तान के लिए बड़ी एक बहुत एडवांटेज पोजीशन है कि ईरान का ट्रस्ट, सऊदी अरब का ट्रस्ट, अमेरिका का ट्रस्ट हम पे बहुत ज्यादा है। दुनिया में चंद मुल्क बचे हैं जिन पर ये तमाम मुल्क एग्री कर सके। तो आई थिंक हमें वैल्यू ऐड करनी चाहिए और हम दुनिया को बताएं कि हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स अगेंस्ट इंडिया नहीं है, हम एक ग्लोबल एक स्टेबलाइजिंग कंट्री हैं जो पीस चाहता है और पीस में हेल्प भी कर सकता है। अच्छा सर, एक बड़ा मैं चाहूंगा कि बस ब्लैक एंड व्हाइट सा आंसर चाहिए। तो अभी तक आप क्या देखते हैं? यकीनी तौर पर आपने गुफ्तगू में इशारा तो किया, लेकिन आप समझते हैं कि सारी सूरत हाल में इस वक्त फातेह ईरान है या अमेरिका कुछ हासिल कर सका है? क्या समझते हैं? सलमान, देखिए, जंग शुरू होने से पहले और आज तक चौथे हफ्ते में मुख्तसर ब्लैक एंड व्हाइट ये है कि अमेरिका ने जो वॉर के ऑब्जेक्टिव ड्रॉ किए थे या दरमियान में कहते आए थे, उन्होंने वो साबित करने हैं। उन्होंने जंग जीत कर दिखानी है, जीत साबित करने के लिए। ईरान ने जंग जीत कर नहीं दिखानी। ईरान ने सिर्फ हारना नहीं है, हौसला भी और अपनी कैपेबिलिटी भी। अगर ईरान सिर्फ हौसला रखे और सस्टेन कर पाए जंग को, तो मेरे जैसे स्टूडेंट सब कहेंगे कि ईरान जीता। बिल्कुल ठीक सर। हमें सर इस जो सारी सूरत हाल में अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। जी अब्दुल्ला साहब, आपने भी सारी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नजर रखी हुई है, क्या देखते हैं? गो के अभी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट के हवाले से मैंने पूछा था, आपकी गुफ्तगू में तो तासुर मिलता रहेगा सारी सूरत हाल का, लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ हमें बताएं कि अब कौन फातेह है इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि एक सुपर पावर जो है उसको अब पाकिस्तान के पास आना पड़ा और आके अब ये कहना पड़ा कि हमारे सारे मामलात किए जाएं। सलमान कैनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फातेह तो इसमें ईरान है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मैं तो सीधा जवाब देने वाला आदमी हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर ये फतह क्या कम है कि जिसके ऊपर 47 साल पाबंदियां तेल की तरसील पर लगाई गई और तेल की जो पैदावार थी उसको मना किया गया कि दुनिया नहीं खरीदेगी, आज वही ईरान के ऊपर अमेरिकन वजारत खजाना के जो वजीर खजाना है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि जी आप तेल बेच सकते हैं, यानी कि ईरान वहां वो तेल बेचे और फिर वो वही पैसा अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ हथियार अपने बनाने के अंदर इस्तेमाल करे। तो दिस वॉर इज गोइंग टू बी फंडेड बाय अमेरिका ऑल्सो। तो आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान के अंदर थे तो $2000 ये फी कंटेनर दिया करते थे और बाद में बाकायदा पेंटागन की रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर यह कहा गया था कि हमने ऑलमोस्ट $700+ मिलियन जो कंटेनर्स के लिए तालिबान को पैसे दिए भत्ते के तौर पर, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर जो दूसरी फतह है वो ये है कि जो कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज में सवार होने से पहले एक अजीब सा बेहुदा सा बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी जो आबनाए हुर्मुज है वो आयतुल्ला और शायद मैं साथ, उन्होंने मे बी मी मिल के हम उसको रखवाली करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये है कि आयतुल्ला तो है ही हैं, वो जो आबनाए हुर्मुज के इस टाइम पे जो मालिक है वो तो आयतुल्ला है, और अगर उनकी इजाजत हुई तो दूसरे लफ्जों में फिर मैं भी शायद शामिल हो जाऊं। तो और इसकी क्या होता है, 16 जहाज गिर गए। फतह और क्या होती है, 7 जहाज पाकिस्तान ने गिराए थे तो इंडिया की थू हुई थी, पूरी दुनिया में भत उड़ गई थी, पूरी दुनिया में एक तमाशा बन गया था। यहाँ 16 जहाज गिर गए। ये कहते हैं F-35 इनका जख्मी हुआ है और वो लैंड कर गया है, पायलट भी बच गया है। हजूरे वाला सलमान कियानी साहब, ये हमारे एयर कमांडोर साहब बैठे हुए हैं, खालिद चिश्ती साहब, मुझे बताएं जो हिट की तस्वीर आई है उसके अंदर तो जहाज का बचना तो दूर की बात है, वहां तो पायलट का बचना भी नहीं नजर आ रहा। तो ये कैसी बातें कर रहे हैं?
F-15 जहाज इन्होंने गिरवा दिए, KC-135 इन्होंने उड़वा दिए। और दोनों बहरी बेड़े जो आए थे, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड, दोनों के जी। ऊपर पुरस्कार आग लग गई। और उसके बाद ये पुरस्कार वाकयात बहुत आजकल हो रहे हैं। और ईरान के अंदर आप देख लें, जो इजराइल के अंदर अब्दुल्ला जब से साहब, मामला हुआ है डिमोना एक के अंदर। कथा कलामी की माजरत खालिद साहब ने जाना भी है, मैं आप ही के साथ बात कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आपने ये जो जहाज वाला एक मेन पॉइंट उठाया, मैं चाहता हूं कि हम बात कर लें खालिद साहब से, तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जी सर, खालिद चिश्ती साहब, आपने तो राज किया हुआ है फजाओं के ऊपर। सर बताएं, ये क्या इतने बड़े बड़े जहाज जो हैं वो जिनके बारे में वहमो गुमान भी नहीं था कि जिस पे फख्र करते करते इन्होंने पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया, और ईरान ने जिस तरह से उनको निशाना बनाया, ये कैसे मुमकिन हुआ सर? वो तो क्या नहीं साहब, मेरा ख्याल एक और पूरा प्रोग्राम हो तो शायद हम एक्सप्लेन कर सके, लेकिन मैं मुख्तसर कर देता हूँ, मुख्तसर बात कर देता हूँ। इसके ऊपर ये है बुनियादी तौर पर कि ये बहुत बड़ा वाकया है ईरान की फेवर में। एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर पावर या एज ए फॉर्मर फाइटर पायलट, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि जहाज हिट हुआ है, गया और लैंड कर पाया। मेरे लिए सबसे सीरियस है कि जहाज हिट हुआ है, और वो भी F-35। ये उनकी किस्मत के हिट होने के बाद बच गया, क्योंकि हिट होते वक्त कैलकुलेशन नहीं की जाती कि कहाँ हिट हुआ है। बाज दफा किस्मत होती है कि आपको ऐसे पार्ट्स या कंपोनेंट या एयरफ्रेम पर लगता है, जहाज डैमेज हो जाता है। हमारे भी जहाजों में फ्लाइंग के दौरान बर्ड हिट हो जाती थी, तो बर्ड हिट बाज दफा ऐसी भी हुई है कि हमारे पायलट जान से गए। कहीं ऐसी जगह पे हुई है कि हमें जमीन पर पता लगा कि टेल पे एक बर्ड हिट हुई है, जब हवा में नहीं पता लगा। तो बाज दफा नुकसान ऐसा होता है जब हिट होती है तो उसको हिट काउंट होते हैं, ये नहीं कहते। उनकी किस्मत अच्छी को सर्वाइव कर गया, लेकिन ईरान का तो कॉन्फिडेंस एक आ गया ना कि मैं हिट कर सकता हूं, वो भी F-35 को, और इसको कंप्लीट इंप्यूनिटी नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इन्होंने, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जब F-15 भी 3 मारे गए थे, इंटरनेशनल मीडिया ने कहना शुरू किया जी कि वो तो फ्रेंडली फायर है। तो मैंने कहा था फ्रेंडली एक होता है, 2-3 नहीं होते। फ्रेंडली फायर ये होता है कि अभिनंदन के टाइम पे 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन का जहाज हमने यहां मारा, इंडिया ने अपना एक हेलीकॉप्टर मार गिराया था के लिए, वो फ्रेंडली फायर होता है। तो मैं इसलिए कनेक्ट कर पाया हूं। तो ये जहाज, मेरी अभी तक यही फीलिंग है कि ईरान ने इनोवेशन लगाई है। वो तरीका शायद मैं एक्सप्लेन करने के बाद वक्त ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ईरान को क्रेडिट ज्यादा है। बिल्कुल ठीक, यकीनी तौर पर उसका रडार में आ जाना ही ये ईरान का बहुत बड़ा क्रेडिट है। नाज़रीन, यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमने अब्दुल्ला साहब से कुछ गुफ्तगू जारी रखते हुए पूछना है नेतन्याहू के हवाले से। तो एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मामला यहीं से आगे चलाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान। अब्दुल्ला साहब, अब हमने देखा कि अब जिस तरह से सालसी एक किरदार पाकिस्तान को मिला है, क्या देखते हैं, क्या वाकई ही ये सालसी करवाना चाहते हैं? क्योंकि हम ट्रंप का जो एक मिजाज देखते हैं, सुबह के टाइम कुछ और, शाम के टाइम कुछ और गुफ्तगू, क्या ये वाकई ही सालसी चाहते हैं इस वक्त ईरान के साथ, या फिर सिर्फ इस चीज को प्रोलॉन्ग करते हुए कुछ और तैयारी हो रही है? यानी साहब देखें, आपका बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जो उनकी फितरत है उसके अंदर ठहराव नहीं है। और जाहिर है जब ये पाकिस्तान का मामला नहीं है, हमारे बरादर इस्लामी मुल्क का मामला है, जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे मरासिम हैं, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा उनको धोखा हो जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ताल्लुकात खराब हो जाएं। क्योंकि पड़ोसी नहीं तब्दील हुआ करते, पड़ोसी तो ये रहेगा, अमेरिका तो आज है कल चला जाएगा, लेकिन हमारा ईरान के साथ चोली दामन का साथ है। अब इसके अंदर जो गारंटी है वो तो पाकिस्तान दे नहीं सकता, ये बात तो तय है। गारंटी देगा चाइना और रशिया। चाइना और रशिया गारंटी तब देंगे जब वो अमेरिका के साथ अपने मुतालबात मनवाएंगे, जिसके अंदर रूस के ऊपर जो तेल और गैस के हवाले से पाबंदियां हैं उनका खात्मा, और चाइना के ऊपर जो ट्रेड टैरिफ वॉर है उसका जो दी एंड, और साथ ही साथ चीन और रूस को बतौर सुपर पावर शराकतदार बनाना, ये भी उसमें शामिल होगा। इसलिए जब तक के चीन और रूस गारंटी नहीं देते, तब तक मेरे ख्याल में ये कोशिशें कोई ऐसे मीनिंगफुल इसका रास्ता नहीं निकलेगा। फिर दूसरी जानिब ईरान के शराइत हैं। ईरान जो शराइत है वो हकीकत यह है कि वो बिल्कुल जायज़ हैं कि अमेरिका के अड्डे, जो कि यहाँ न सिर्फ ईरान के लिए बाहर से
जहमत बने, बल्कि मशरिक वस्ता के ममालिक के लिए भी बहुत तकलीफ लेके आए। और बजाय वो वहाँ सेफ्टी प्रोवाइड करते, वहाँ उन्होंने इनसिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। तो मकसद यहाँ ये कहने का है कि साथ ही फिर जो हर्जाना है, चले हर्जाने का तो ये है कि अगर उनके ऊपर से इक्तिसादी Sanctions ही पाबंदियां हट जाए, खत्म कर बिल्कुल, दी जाए, जी। सैंक्शन हटा दी जाए, तो वो तो फिर कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन होती है। तीसरी जानिब जो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका क्या मुस्तकबिल में मजीद कोई हमले करेगा? अभी तो इसके अंदर जहां तो हम सारी अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां दो ऐसे गुंडे हैं, ऐसे बदमाश हैं, ऐसे दहशतगर्द हैं जो यहाँ इसको अमन के सिलसिले को पसंद नहीं कर रहे। एक का नाम इजराइल और एक का नाम भारत है। भारत और इजराइल को मालूम है कि जिस दिन अमेरिका यहाँ से नामुराद वापस लौटा, जो कि लौटना है इंशाल्लाह, तो उसके नतीजे के अंदर भारत को तो पाकिस्तान हड़प लेगा और दूसरी जानिब इजराइल को तो खैर बनानी पड़ेगी ईरान के हाथों। इसलिए ये दोनों ममालिक हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि जंग इंतहाई भयानक हो जाए। और इसके अंदर जो चीन की बात है वो बड़ी अहम है। चीन ने आज ये बयान दिया है कि जो चीनी बाशिंदे इजराइल के अंदर हैं वो फौरन मुल्क छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि डिमोना के ऊपर जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उनके ऊपर हमला किया गया है। और डिमोना के अंदर जो मेरे हल्का जो कुछ वहाँ ऐसे मुखबर मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि वहाँ बकायदा न्यूक्लियर ताबकारी जांचने के लिए ग्रेगरोमीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उससे ये पता चलाया जा रहा है कि वहाँ ये किताबकारी फैल रही है या नहीं फैल रही, क्योंकि न्यूक्लियर कपड़े पहने हुए वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। अब वो IAEA के हैं या इजराइल के अपने हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। तो एक तो ये बात है। दूसरी जानिब बात है डिएगो गार्सिया के ऊपर हमले की। एक तरफ ईरान कह रहा है कि मैंने किया नहीं है, और दूसरी जानिब ईरान के पास ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसका वो तजुर्बा कर चुके हैं जंग से पहले। और ये बात सबको पता है कि उनका ये 10,000 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल मौजूद है। ठीक। अच्छा, एक और चीज अब्दुल्ला साहब, जो इस हवाले से अब हम देखते हैं, जहां पर नेतन्याहू के हवाले से हमने फिर उसको देखा भी किस तरह से वो वहां पर पहुंचा जब उसने दमूना पर हमला किया ईरान ने। तो आप क्या समझते हैं कि क्या, क्योंकि इस हवाले से फिर बहुत सारी जो है वो मामलात ऐसे बन जाते हैं कि जहां पर फिर कोई ना कोई एक ऐसा यानी कि एक सस्पिशन का एक अंसर आ जाता है, क्या वाकई ये वो है या कुछ और है? तो सर ये हो क्या रहा है, इस हवाले से क्या इतला? देखिए, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं अभी भी समझता हूं कि नेतन्याहू के जो जिंदगी या मौत की तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। और ये जो बातें सामने नजर आई हैं, ये हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अमेरिका को दूसरी जानिब बहुत मुश्किलात का सामना है। जब भी बैरल जो $110 से ऊपर गया तेल और मिड टर्म इलेक्शन हुए, तो उसके अंदर हुकूमती पार्टी को तकरीबन 20 से 24 सीटें हारना पड़ गईं। ये अमेरिका की तारीख है। और अगर ये आप सामने रखें तो इससे ये पता चलता है कि अभी जो डॉलर की कीमत है तेल के हवाले से, वो आपके सामने है। अमेरिका के अंदर बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं, और जिस तरीके से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इख्तलाफ हुए, और खास तौर पे जो केंट के हवाले से जो बातें सामने आई, अब उसको कहा जा रहा है कि जो केंट तो बहुत ही कोई कमजोर आदमी था, उसके तो कोई हैसियत नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टर था उनका काउंटर इंटेलिजेंस का, कोई मामूली बात है? और उसका ये इस्तीफा देना, और वो बड़ा मुहज्जब अंदाज में लिखा हुआ, उसको पढ़े तो सही, उसके अंदर पूरी तफसीलात लिखी हैं। अब जो बात है इजराइल के हवाले से, और ये जो नेतन्याहू के, अप्रैल में तो उन्होंने इंतखाबात करवाने थे, और वहां इंतखाबात तो क्या, वहां तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल ठीक। ये है कि चीन ने ये जो बात कही है, इससे दो बातें सामने आ रही है। या तो ताबकारी है, और या फिर ईरान एक ऐसा बड़ा हमला करने जा रहा है जो शायद इजराइल को तारीख में बदल दे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन, प्रोग्राम के अब अगले हिस्से में कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। PSL होने जा रहा है, लेकिन बगैर शायकीन के कैसी क्रिकेट होगी, क्या होगा, होने क्या वाला है, इस सारे पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज़िया का डॉक्टर नुमान नियाज साहब, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का मेला सजने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इस दफा पहली बार पीएसएल में 6 की बजाय 8 टीमें चमचमाती ट्रॉफी को हासिल करने के लिए जोर आजमाई करेंगी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी है, लेकिन इस बार पीएसएल के कांटेदार मुकाबले शायकीन स्टेडियम में बैठकर देखने से महरूम रहेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीएसएल 11 की इफ्तिताही तकरीब मनसूख करने का ऐलान किया है। शायकीन के बगैर पीएसएल का रंग फीका नहीं रहेगा। बगैर शायकीन के पीएसएल के मेगा इवेंट से दुनिया को क्या पैगाम जाएगा? सवालात बहुत से, इनके जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जिया का डॉक्टर नोमान नियाज साहब। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो अभी ये फैसला किया गया है, आप क्या देखते हैं? ऐसे ही वक्त में हम आईपीएल भी देखते हैं, बहुत से खिलाड़ी उस तरफ जाते हैं, तो आप नहीं समझते कि ये अगर इस किस्म के मामला थे तो तारीखें कुछ बदल दी जाती, कुछ चीजें आगे कर दी जाती, क्योंकि हालात जो हैं वो भी साजगार नहीं थे? अच्छा, ये आपने जो बात की है जी, इसमें नंबर वन, एक तो अब इंटरनेशनल कैलेंडर जो है एफटीपी, वो इतना पैक्ड होता है कि वहां पे विंडो मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जनरली जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो फरवरी और मार्च में होती है, बट दिस टाइम अराउंड वर्ल्ड कप था आईसीसी का 2026, जिसकी वजह से ये आगे गया। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 ऐसे महीने थे जहां पे थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि शायद पाकिस्तान सुपर लीग का जो इस वक्त सेक्रेटेरिएट बना है उसमें एचआर डेफिशिएंट है। एंड आई पर्सनली फील कि जो कुछ मेजर डिसीजन हुए, जैसे ड्राफ्ट को खत्म किया गया और ऑक्शन पे लेके आए, फिर ऑक्शन हुए, 2 टीमें और आई, इसमें मेरे ख्याल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप क्रेडिट देंगे कि पहले बहुत ही स्लो चल रहा था और ऐसे लगता था कि पीएसएल आगे 11 होगी, कब होगी, अनसर्टन था। बट ही वाज द वन हु पुट हिज फुट डाउन, और फिर बहुत जल्दी हमने कुछ मेजर डिसीजंस होते देखे। आपने ये बात जो की है, जियो पोलिटिकली इस वक्त पूरी दुनिया का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, एंड यू एग्जैक्टली नो दैट कि ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स, सेफ्टी, फिर जियो पोलिटिकली जो हमारी जी। जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है पाकिस्तान की, जिस कस्ब पे हम हैं, और जिस तरह के हमारे आप नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो हमें एक परसीव्ड हॉस्टिलिटी भी है। तो उसमें शायद ये डिसीजन जो है, आपके पास क्या डिसीजन था? एक तो ये था कि आप जैसा कायदे आज़म ट्रॉफी एक जमाने में 1954-55 में, 60-61 में, 65-66 में, 71-72 में, 1967 में वो सस्पेंड कर दी गई थी और दोबारा खेली ही नहीं गई। तो ये वो तो थी कायदे आज़म ट्रॉफी। ये है पाकिस्तान सुपर लीग, जिसमें सिर्फ 36 बिलियन के तो 4 साल के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं, 1.5 बिलियन के डिजिटल राइट्स हैं। बिल्कुल सो ठीक। हाउ कुड यू इमेजिन कि जो अभी ये ऑक्शंस हुए, जिसपे तकरीबन 31 मिलियन डॉलर जो है उसकी फ्रेंचाइज फी है, जो ये 8 फ्रेंचाइजेस हैं, तो जब इतने ज्यादा कॉर्पोरेट स्टेक्स हो जाए, हबीब बैंक का जो टाइटल स्पॉन्सर है, हम्म। तो उसमें मुश्किल हो जाता है कि आप इसको पोस्टपोन करते या आप इसको खत्म कर देते। ठीक हाँ, है। हो सकता था कि फोर्स मेज्योर है बेसिकली, क्योंकि ना इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है, ना किसी और की है। हम्म। इट इज द सिचुएशन जियोपॉलिटिकल, और ये जो ग्लोबल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, फोर्स मेज्योर पे ये होता कि लॉसेस किसी पार्टी को ना होते, इन्वेस्टर्स को भी ना होते, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी। लेकिन मेरे ख्याल में खाली क्राउड जो है वो एक और चीज है। अगर आप पिछली 2, 3, 4 पीएसएल्स देखें, हम्म। क्राउड सिर्फ इंडिया में आप देख पाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में देख पाते हैं, या इंग्लैंड में देख पाते हैं। अब जनरली जब से ब्रॉडकास्ट एंगल 36 कैमरों की प्रोडक्शन आपको नजर आती है, तो अब शायद हम्म। आप अपने लाउंज से बेहतर देखते हैं। बिल्कुल पीएसएल ठीक। 11 में एक चीज जो है मैं आपको बता दूं, जो लोग शायद देख नहीं रहे, 15 टॉप प्लेयर्स आईपीएल में नहीं जा रहे, इंक्लूडिंग पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिच स्टार्क, फॉर वन रीजन और अनदर। हमारे यहाँ सिर्फ एक वो आपका दसुन शाना का था जो चला गया, जिसने वॉयलेट किया है आपका, पहले आपके साथ उसने साइन किया हुआ था, हम्म। और एक ब्लेसिंग मुजर रबानी जिम्बाब्वे का। तो सर वो फिर तो खैर इनके साथ क्या चेयरमैन होना चाहिए? आप यकीनी तौर पर इस हवाले से भी गहरी नजर रखते हैं, तो क्या ऐसा इसमें होना चाहिए कि इनको पीनलाइज किया जाए, ताकि या इनके कुछ पैसे बढ़ाए जाएं? क्या किया जाए? देखें, इसमें अब ऑल डिपेंड्स के जो आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन हुआ है, हम्म। उसमें क्या इंडेमनिटी थी इनको, और क्या क्लॉजेस थे, क्या क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल। इंडेमनिटी थी। हम्म। आप चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया है कि इनको लीगल जो है वो लीगली देखा जाएगा। दिस मींस कि आपके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये एथिकली भी और ये वर्क मोरालिटी में भी दे हैव लेट देमसेल्व्स डाउन। आपकी पीएसएल को कोई फर्क नहीं पड़ा। यू हैव स्टीव स्मिथ, यू हैव डीवन कॉनवॉय, तब्रेज शंट्री, कोसल परेरा, मानस लबुशेन, मार्क चैपमैन, मुस्ताफिजुर रहमान है, जॉश फिलिप है, हम्म। शोरफुल इस्लाम है, स्कप है। सो आपके पास स्टार कास्ट काफी है। सो आई पर्सनली फील के
ये वर्क एथिक्स का मसला है, और ये इट इज ओनली, वो कहते हैं ना, मनी टॉक्स एंड बुलशिट रन्स द मैराथन। आईपीएल ने ज्यादा बिल्कुल ठीक। पैसे दे दिए उधर चले, बट आई टेल यू आईपीएल भी इतनी स्मूथ नहीं होने जा रही। हालांकि उनका ये है कि उन फॉरेन कास्ट का इसलिए फर्क नहीं पड़ता, उनके इंडिविजुअल ब्लेजिंग स्टार्स हैं। हमारा ये है कि आजकल हमारे सेलिंग स्टार्स हैं नहीं। तो ओवरऑल लेट्स सी, लेट इट ऑल गो वेल। बट ये तो है सर कि एक अनफॉर्चुनेट चीज है बिल्कुल कि ठीक। कुछ अच्छा सर, इस हवाले से यकीनी तौर पर आपका बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आ गया। सर कुछ और जो चीज़ है, आकिब जावेद साहब जहां पर बात करते हैं बाबर आजम साहब के हवाले से कि जनाब वो अनफिट हैं, वो फिर हमें पीएसएल में जगमगाते नजर आते हैं, तो सर जब उनको कहा जाता है कि वो टी20 के प्लेयर ही नहीं हैं, ऊपर से वो अनफिट हैं, और फिर उनको दोबारा से लेकर आना, तो आप नहीं समझते कि यहाँ पे कोई कोताही है, इसको ठीक करना चाहिए, कुछ नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए इस हवाले से? आपने ये जो बात की है ना जी, एक तो बाबर आजम इस वक्त करंटली वो रेलेवेंट नहीं है T20 क्रिकेट से। उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड पे पिक करना ही बहुत बड़ा डिजास्टर था। फिर आपने सोने पे सुहागा ये किया कि जो उसका स्टाइल ऑफ प्ले है, वो पहले 2 नंबरों पे या मैक्स नंबर 3 पे खेल सकता है। T20 में आपने उसको नंबर 4 पावर प्ले के बाद खिला दिया, तो विच वॉज सो सिडल। सो बाबर को भी समझना चाहिए था कि ही इज नॉट नो मोर रेलेवेंट टू मॉडर्न क्रिकेट। हमारे तो 95% क्रिकेटर्स जो है वो रेलेवेंट ही नहीं मॉडर्न क्रिकेट से। सेकेंडली भी आपने ये जो बात की है आकिब जावेद की, उससे पहले मैं ये कह दूं कि बाबर का मसला एक और भी है कि वो इतना सुपीरियर है टेक्निक और मेथड में और प्रोफाइल में और अपने रिज्यूमे में और अचीवमेंट्स में, कि वो कहते हैं ना कि बाकी इतने मान पड़ जाते हैं उसके सामने कि आप घूम फिर के उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज T20 में उसकी जगह नहीं बनती। वनडे टीम से उसको गलत निकाला, उसको फिर वो कहते हैं ना कि गोंगलू से मिट्टी उतारने के लिए आकर जावेद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इंजरी कह दी, वो इंजर्ड था नहीं। फिर वो कहा जी कोई हैमस्ट्रिंग है, तो उसको एक फिर फखर जमान जो है उसने स्टनिंग कैचेस ले लिए, उसने कप्तानी कर दी अहमदाबाद की। तो आई पर्सनली फील के अभी आप जिसने गैरी कर्स्टन ने स्टेटमेंट दी है, इससे पहले जेसन कैलिस भी ने दी थी। सो एट द एंड ऑफ द डे आकिब जावेद हैज नॉट बीन मैनेजिंग पाकिस्तान क्रिकेट प्रॉपरली, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पिछले 8-10 महीने में ही हैज प्लेड द मोस्ट डैमेनिंग रोल। और हमारी पाकिस्तान क्रिकेट जो बहुत नीचे चली गई है, उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा सर, एक और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सवाल करना चाहूंगा कि क्या खिलाड़ियों को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि ये टेस्ट प्लेयर हैं, ये टेस्ट खेल सकता है, या फिर ये वनडे के प्लेयर हैं, ये T20 के? तो इस कैटेगराइजेशन का पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि हम टेस्ट प्लेयर्स भी T20 से ही सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। एक तो मैं अभी एक लफ्ज बोलूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट कंप्लीटली इररेलेवेंट है, जो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट और स्ट्रेंथ्स हैं, हम्म। और जो ऑपरेशनल टूल यूज होते हैं वो हम नहीं कर पाते। सो ये जो आपकी टॉप टीम्स हैं 5, उनसे तो जीतना आप भूल ही जाएं, क्योंकि वो फरारी हैं और आप फिएट हैं। तो अब आपके साथ ये हुआ है कि जो रेड बॉल का प्लेयर होता है बेसिकली वो स्किल सेट, टेक्निक, मेथड, फिटनेस, गेम अवेयरनेस पे खेलता है। तो वही जो है व्हाइट बॉल में फिर कन्वर्ट बहुत अच्छा होता है, जिसका डिफेंस बहुत अच्छा होता है, जो रोटेशनल स्ट्राइक कर पाता है। फिर आपको तो आपके प्लेयर्स को तो ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग जो है वो फर्क है, साइंटिफिक है, वेयर स्लॉगिंग फर्क है। सो आपका मिडिल ऑर्डर ही नहीं है, आप टॉप ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं। तो हुआ ये है कि बहुत सारा फेवरेटिज्म नजर आता है, बहुत सारे क्लान्स वर्किंग टुगेदर, फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस नजर आता है। फिर आपकी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट, दैट हैज गॉन डाउन टू द डॉग्स, जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। तो वही आपके 30-35 प्लेयर हैं जिनको आप रैली राउंड करके तीनों फॉर्मेट में कोशिश करते हैं। आपका सवाल इसलिए बहुत अच्छा है कि जो अब बड़ी टीमें हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट के साथ जाती हैं, वो प्रॉपर स्पेशलिस्ट के साथ जाती हैं। वो हमारे जो हम जिनको ऑलराउंडर्स कहते हैं वो बिट्स एंड पीसेस पॉपकॉर्न प्लेयर्स हैं। वेरएज अगर ऑलराउंडर देखना है व्हाइट बॉल का, हार्दिक पांड्या को देख लें, मार्को यानसन को देख लें, अभी ये लड़का विल जैक इंग्लैंड से खेला है। सो ये होते हैं जो ये कॉलन मैकॉन की न्यूजीलैंड का, ये होते हैं जो प्रॉपर ऑलराउंडर्स होते हैं कि जो जिन पे बैटिंग पे भी डिपेंड करें, बॉलिंग पे भी डिपेंड करें। तो जी। हमारी क्रिकेट जब तक
ऑपरेशनल सिस्टम अपना सही नहीं करेंगे, बायोमैकेनिक्स, इंजरी तो सर प्रिवेंशन। फिर इसी के ऊपर सर एक और सवाल वो यही कि ये जो सिलेक्टर्स हैं, क्या आप नहीं समझते इनका भी कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिस तरह से हम अगर अलहदा से करते हैं तमाम कैटेगरीज को, तो इनका भी कुछ हो, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो अब इस नहज पे चली गई कि हम बड़ी आसानी से बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। अब जो मैं बात कर रहा था ना सुपर स्पेशलिस्ट की, वो सिर्फ प्लेयर्स तक महदूद नहीं है, वो आपकी एचआर, आपके जो लोग ऑफिसेज ऑक्यूपाई करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टोरियल लेवल के, वो शायद रेलेवेंट ही नहीं उन ऑफिसर्स से। तो अब ये इंडस्ट्री की तरह गेम रन होती है, साइंटिफिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोच रिक्वायर्ड है। अब मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ, आज से 30-35 साल पहले अजहर खान एक टेस्ट खेले हुए और सलाउद्दीन सल्लू 5 टेस्ट खेले हुए। सिलेक्टर्स जो है वो ऐसे प्लेयर्स पिक करते थे जो 80-80 टेस्ट, 100-100 टेस्ट खेलते थे। ये इधर आप देखें तो आके 22 टेस्ट खेला है, सरफराज चवन खेला है, 77 असद शफीक खेला है, 75 मिसबा खेला है, और ये ऐसे प्लेयर पिक कर रहे हैं जो कि सिंक ही नहीं होते और गायब हो जाते हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ योर सिलेक्टर्स एंड सिलेक्शन मैकेनिज्म इन सिलेक्टिंग कमिटी। तो सर अब गुफ्तगू कंक्लूजन करते हुए सर मैं चाहूंगा कि 2-3 क्विकली सर ऐसे पॉइंट्स बता दें कि जिससे क्रिकेट की कुछ बेहतरी तो हो सके, क्योंकि हम तो क्रिकेट को देखना चाहते हैं कि जिस तरह से पहले अरूज था आज भी फिर हम वही सब एंजॉय करें। देखें, सबसे पहले तो आपको सेल्फ डिनाइल में से निकलना पड़ेगा। फिर आपके जो बड़े बड़े नाम होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स, जी ये क्रिकेट सुपरस्टार्स थे, बट ये इररिलेवेंट है उन जॉब से जो अब सुपर स्पेशलिस्ट जॉब्स हो गई हैं। अब जैसे कोचिंग है, अब वो एक प्लेयर और कोच के दरमियान अब एक और बंदा आ जाता है जिसको बायोमैकेनिस्ट, किनेसियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो सारे एनालिसिस करता है, साइंटिफिक डाटा निकालता है, रेलेवेंट इक्वेशंस निकालता है, फिर आपकी करेक्शन करवाए, फिर बिल्कुल पासेस ठीक। होते हैं। तो ये टीयर क्रिकेट में लेके आना पड़ेगा। फिर आपका जो मेडिकल पैनल है वो एलीट होना चाहिए, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, 3 किस्म के रिहेबिलिटेशनिस्ट होते हैं, 6 किस्म के स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वर्क मैनेजमेंट होती है, इंजरी प्रिवेंशन होती है। तो ये चीजें जब तक आप री इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, फिर आप अपनी जो 4 डे क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट, इसको रीस्ट्रक्चरलाइज नहीं करेंगे, जी मेरिट नहीं लेके आएंगे, ट्रेनर्स, आपको कोचेस फॉरेन नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल। ये सुपर स्पेशलिस्ट फॉरेनर्स चाहिए जो पाकिस्तान आए, 2-2 3-3 साल रहें, और वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो या रीजनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हों, और वो टीयर क्रिकेट में वो अब फिर आपकी लोकल जो स्टॉक है उसको ट्रेन करें, आपके कोचेस को ट्रेन करें, आपके बायोमैकेनिस्ट को ट्रेन करें। आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करेंगे तो 4 से 5 साल में कहीं जाके आप मॉडर्न क्रिकेट के काबिल होंगे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर नुमान नियाज साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार, सर आपने एक बेहतरीन एनालिसिस दिया आज के क्रिकेट के हवाले से, आपने वो तजावीज़ भी दी। दुआ है कि पीसीबी भी इस हवाले से देख ले, क्योंकि असल तो वहीं पे सब कुछ होना है। तो नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था और एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।